हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए बालक, हम लोग एक टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट टॉपिक बाय द वे बाय मिस्टेक छूट गया था, लेकिन हमने कल देखा। तो वो टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। जब आपको मैंने सिलेबस लिखवाया था तो वहाँ ये टॉपिक था, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, आप लोग क्या कीजिए, हेडिंग बनाइए पहले, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। बात करेंगे आज एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, ठीक है ना। तो बाबू रे, एक समान विद्युत क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो एक समान विद्युत क्षेत्र का तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जब मैं आपको विद्युत क्षेत्र डिस्कस कर रहा था, विद्युत क्षेत्र जब पढ़ा रहा था, तब बताया था कि विद्युत क्षेत्र जब एक समान हो तो हम उसे समांतर रेखाओं से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खींच देते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो बालक, एक समान विद्युत क्षेत्र आप लोग भी साथ साथ खींच लीजिएगा। ये है एक समान विद्युत क्षेत्र। अच्छा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत क्षेत्र बबुआ सदिश राशि है, तो उसकी दिशा भी दिखानी होगी। तो हम मान लेते हैं इसकी दिशा, हम मान लेते हैं इसकी दिशा इधर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, इधर, है ना विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र में रखा गया है एक द्विध्रुव। चूंकि द्विध्रुव आपको पता होगा, द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर अवस्थित होते हैं। ये सबको पता होगा, ठीक है ना। तो आइए एक हम बना देते हैं, क्या बबुआ, द्विध्रुव। अच्छा, इस द्विध्रुव को हम थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं, इस तरह से रख दिए। और ये जो हमने रखा हुआ है द्विध्रुव को, ये द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब आप एक बात बताइए बालक, जब मैं आपको द्विध्रुव बता रहा था तो द्विध्रुव में आपको बताया था बबुआ द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बताया था, द्विध्रुव आघूर्ण, क्या, पी वेक्टर। ये भी एक सदिश राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। तो इसकी भी दिशा मैंने बताया था। तो इसकी दिशा किधर होता है द्विध्रुव आघूर्ण का,
ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कारगर है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा ये सब। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव बनाए तो डिसाइड कर लें कि किधर धन आवेश है किधर ऋण आवेश है। तो बाबू रे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आवेश है वो धन आवेश है Q, और यहाँ पर जो आवेश है वो ऋण आवेश है। किसी को कोई दिक्कत? तो भाई ये द्विध्रुव है तो ये ध्रुव होगा, द्विध्रुव का जो अक्ष है इसकी कुछ लंबाई होगी, जिसको हमने 2L से सूचित किया था। अलग अलग बुक में अलग अलग डिनोटेड किया गया है, तो उसे कोई ऐतराज नहीं होनी चाहिए। हमने बताया कि इसकी दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होती है बालक? 2L है, ठीक है ना। अब आओ एकदम कॉन्सेप्ट पे एकदम समझने का प्रयास करो। ये विद्युत क्षेत्र है इधर, तो बाबू रे विद्युत क्षेत्र हमने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश से निकलती है, सही कहा? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऋण आवेश से निकलती हैं। ओ, इसका मतलब याद है तुम लोग को, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, है ना। तो अच्छा ये बताओ कि दिशा इधर है विद्युत क्षेत्र का, तो इसका तात्पर्य ये है कि कहीं इधर दूर, इधर कहीं दूर कोई धन आवेश होगा में भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसका मतलब धन आवेश कहीं इधर है। इधर कहीं क्या है? ऋण आवेश है। हम एक कल्पना करते हैं, ये कल्पना मात्र है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। हमको पता है कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ। अब बताओ कि ये द्विध्रुव का जो ये आवेश है, ये वाला आवेश प्लस Q आवेश, अब बताओ वीर कि इस प्लस Q आवेश पर इधर से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं चलेंगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उस पर बल लगेगा? भाई किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश रख दो, किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश रख दो, क्या होगा? या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगी या तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएंगे। कब ऐसा होगा? जब धन आवेश रहेगा तब विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाएंगे, क्या सही बोल रहे हैं? आज जब ऋण आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहीं धन आवेश से निकली हुई है, और जैसे ही ऋण आवेश रखोगे उसके बीच आकर्षण बल लगेगा, है कि नहीं है? जैसे मान लो कि धारा बह रहा है, धारा, नदी का धारा, बहा में पानी का धारा, है ना, नहर में पानी का धारा। अगर उसमें आप कोई टुकड़ा डालते हो जो ऊपर तैरते रहे, तो बताओ क्या होगा? जिधर जल की धारा है उधर वो क्या हो जाएगा? बह जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से है ये भी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, जैसे ही धन आवेश और ऋण आवेश रखोगे, उन तीनों बहन जी को जगाइए ना थोड़ा सा। क्या कर रही हैं आप लोग? क्या कर रही हैं जी? देखो यार, पढ़ना नहीं है तो डिस्टर्ब ना किया करो। दरवाज़ा बहुत बड़का वो खुला है, वहाँ से आप आराम से, कूदने की ज़रूरत नहीं है। हम बिहार बोर्ड के के पाठक साहब जी नहीं हैं कि आपको छरदेवाली कूदवा करके एग्जाम में इंटर करवाएंगे। कोई ऐतराज नहीं है, आप बाहर जाइए, ना डिस्टर्ब करो। नहीं समझ में आता है तुरंत बोलो, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो इस विद्युत क्षेत्र में जैसे ही Q आवेश और माइनस Q आवेश को रखा गया तो एक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन भी होगा। क्या होगा भाई? ये धन आवेश है तो इस धन आवेश पर, इस धन आवेश के चलते एक बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र के चलते वो बल होगा इधर की ओर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये धन आवेश है, आप विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इधर से इधर हैं तो रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा। इधर बल लगेगा
F बल लगेगा। अब वो F बल किसके बराबर होगा, कोई भी बताएगा क्या? भैया रे, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F बाई क्यू। F बाई क्यू ये विद्युत क्षेत्र है, ये लगने वाला बल है, ये आवेश है। तो इसका मतलब यहाँ बल अगर हम निकालने चलें तो बल बराबर E इंटू क्यू। तो हम कह दें Q इंटू ई बल लगेगा, Q इंटू ई। अच्छा, ये है सदिश राशि, तो ई हो सदिश राशि, इस पर इसके विपरीत बल लगेगा, है कि नहीं? इधर लग जाएगा, इधर भी बल लगेगा। तो ये बल क्या होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब बता दो कि द्विध्रुव पर कितने बल लग रहे हैं। अब इसको हटा दीजिए, इसका जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए आपको बताया हूं मैं। अब बताओ तो इस द्विध्रुव पर कार्यरत बल कितना होगा? द्विध्रुव पर बल, द्विध्रुव पर बल, इसमें दो टॉपिक है बालक, एक है द्विध्रुव पर बल और दूसरा बल आघूर्ण। तो हम लोग द्विध्रुव पर कार्यरत बल, लगने वाला बल, आरोपित बल की बात कर रहे हैं अभी। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर लगने वाला बल जब बराबर हो, बल बराबर हो और दोनों की दिशा विपरीत हो, तो द्विध्रुव पर कुल बल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि बल एक क्या है, सदिश राशि है। ए मित्र, एक खूंटा में, ये खूंटा है, दिस इज जस्ट लाइक अ खूंटा। अब मान लीजिए इसमें बकरी को बांध दिया गया, एक बकरी इधर बेचारी घास चर रही है, एक बकरी इधर घासे चर रही है वो। अब मान लो कि घास चरते चरते जितना डोरा में हमने बांधा है इसको, जितना रस्सी में, अब उतना तक वो घास खा गई है। अब एक बात बताओ कि आगे अब थोड़ा सा भेटती है ना बकरिया, तो मान लीजिए कि उतना भेट रही है और दोनों बल बराबर लगा है, तो बताओ खूंटा कबर के इधर चला जाएगा कि इधर चला जाएगा? अगर गलती से कबरेगा भी ना तो वहीं पर है, क्योंकि उधर वाली बकरी उधर खींच रही है, इधर वाली बकरी इधर खींच रही है ना? तो वही मैं बात बोला, देखो ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव पर इधर बल लगा F, इधर भी बल लगा F, और दोनों का मान क्या है, गलती से बराबर है। तो जब बराबर है तो इस द्विध्रुव पर कुल बल कितना होगा? 0 होगा, 0 0, है ना? आ जाओ, तो हम बता दे कैसे लगेगा, कैसे? तब विद्युत क्षेत्र में हम कह दे थोड़ा सा, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के प्लस Q आवेश पर आरोपित बल क्या होगा? F इज इक्वल टू प्लस Q इंटू ई, तथा माइनस Q आवेश पर, बल F इज इक्वल टू माइनस Q इंटू ई। होगा। अतः द्विध्रुव पर कुल बल, अतः द्विध्रुव पर कुल बल F वेक्टर इज इक्वल टू, इसको कह दो, ये प्लस Q के लिए लगा है तो यहाँ प्लस Q कह दो, ये माइनस Q के लिए लगा था माइनस Q कह दो। तो F वेक्टर मतलब कुल परिणामी बल इज इक्वल टू F प्लस Q प्लस F माइनस Q।
अब बताओ तो मान रख दिया जाए, इसका मान रखा जाए Q इंटू ई प्लस, अच्छा ये विपरीत दिशा में है तो यहाँ डायरेक्ट माइनस कह दें, बीच का कोण 180 डिग्री होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो माइनस कह दिए। और इसका मान Q इंटू ई, बताओ तो दोनों में से घटेगा तो क्या बचेगा, 0। अतः कुल बल F वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अर्थात द्विध्रुव पर कार्य करने वाला कुल बल कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर एक एक आवेश की बात किया जाएगा तो उन आवेशों पर लगने वाला बल कितना होगा, तो Q इंटू ई के बराबर होगा। एगो टॉपिक समाप्त कर दिए। दूसरा टॉपिक है क्या, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण उस दिन का बात याद करो जिस दिन तुम लोग फर्स्ट ईयर में था। है ना बालक, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे आप लोग बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में बल आघूर्ण का क्या कार्य है। अच्छा ये बताओ, यूसिन चापाकल पानी देने वाला देखे हैं ना बालक। तो एक बात बताओ यार, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वही वाला चापाकल वाला। चापाकल का थोड़ा सा मान लो कि चित्र देख लेते हैं, मान लो लगभग ऐसे होता है, इसका डांटी होता है ने इस पानी फेंकता है, ऐसे एक बाद एजा सहितन के गोल घुमल रहता है, एक भीतर रहता है, छोड़ो इसका नहीं गड़बड़ा जाएगा, होता ना झकास थोड़े होता है। सुनो ना, अरे चापाकल सभी लोग देखे होंगे, तो चापाकल में इस तरह से डंटी लगा होता है, हैंड होता है जिसे हम चलाते हैं, बात समझे ना। अच्छा ये बताओ कि जो डायरेक्टली चापाकल के भीतर जो लगा होता है, उसको डायरेक्टली अगर उठाया जाए इस तरह से तो कितना बल लगेगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन डंडा को लगा देने से कितना आराम से हल्लू सा चलाते हैं और फड़ाक से पानी निकल जाता है। तो डायरेक्टली लगाओगे बल तो वो बल होगा, लेकिन चापाकल में जो हैंड होता है उसको लगाओगे तो वो होगा बल आघूर्ण, वो होगा बल आघूर्ण। तो इसी बल आघूर्ण को हम बात करने वाले हैं। 1 मिनट में बल आघूर्ण का भी बात कर दिया जाए यहीं पे। तो इसको ऐसा क्या करें, दूसरा पेज ले लेंगे, फिर चित्र कॉपी कर लेंगे। ओके, चित्र कॉपी कर लेते हैं। ये क्लोन मित्र यहीं पे आ गया, अरे छोड़ो ना, हाँ आइए, किधर गया, किसको काटे, ये होगा, हो जाएगा इसे। रुको ना, इसको ले लिए और इसका क्लोन बना दिए और क्लोन को इधर कर देते हैं। अरे ये सब रहता सेलेक्ट तब ना। काम हो जाएगा इतना में। चलिए मित्र, अब बात करते हैं द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। देखो रे बालक, ये मान लो कि एक व्यवस्था है, डंडा है, और इस पर इसको बीच से ऐसे पकड़े हुए हैं, लेकिन हल्का पकड़े हैं, बीच में एकदम सेंटर पे।
और इसका एक किनारा ये वाला है, ध्यान से समझना, इसका एक किनारा ये वाला है, इसका एक किनारा ये वाला है। तो ये द्विध्रुव बन जाएगा, यहाँ आवेश रख देंगे, यहाँ आवेश रख देंगे तो बन जाएगा ना। अब बताओ कि इस द्विध्रुव पर एक बल लगा है इधर की ओर, इधर की ओर, और एक बल लगा है इसके कोना पे इधर की ओर, इधर की ओर, और दोनों बल बराबर है। तो जब ई वाला इधर बल लगेगा, ई वाला इधर बल लगेगा, तो ये जो व्यवस्था है वैसे घूमने का प्रयास करेगा। भले कुल बल इस पर शून्य है, लेकिन बालक दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग है। जब ये क्रिया रेखा क्या होता है यार, तो जिस वस्तु पर, जिस पॉइंट पर बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा। मान लो यहाँ बल लगा है तो इसका क्रिया रेखा सीधे इसके लंबवत, इसका क्रिया रेखा सीधे लंबवत। तो बताओ कि एक बल लगा यहाँ पे, एक बल लगा यहाँ पे, दोनों के बीच में गैप इतना हो गया ना, तो एक क्रिया रेखा के बीच की दूरी कहते हैं इसे। एक क्रिया रेखा इधर, एक क्रिया रेखा इधर, तो इसके बीच की दूरी इतना। और जब ऐसा बल लगेगा तो एक इधर और एक इधर। यकीन न हो तो कभी तू लोग क्या बोलते हैं, पार्क वार्क में घूमने के लिए गया होगा, जिसके दरवाजे पर, जहाँ गेट होता है, एंट्री होता है, वहाँ पे जो लगा होता है व्यवस्था लोहा वाला, वो घूमने वाला लगा होता है। एक आदमी घुसा, इस तरह से डंडा लगल है, एक आदमी घुसा तब तक एगो पीछवा डंडा है, एगो पिछवा वाला में आ गया, ऐसे घुसते हैं, एगो आदमी से निकलियो जाएगा। एक आदमी जैसे मान लो बीच में इधर है, एक डंडा इधर, तीन चार गो डंडा लगल है, तो एगो आदमी घुसा तो एगो आदमी से निकल गया। अच्छा, उतना नहीं समझ पा रहे हो तो शीशा वाला दरवाजा देखा होगा, एक तरफ लिखता रखता है पुश और एक तरफ लिखा रहता है पुल, पुश और पुल, दबाओ और खींचो, ढकेलो और खींचो। अब बताओ कि ढकेलते हो तुम शीशा को इधर से, शीशा को ढकेलते हो इधर से, मान लो कि ये दरवाजा हो गया, इसको तुम इधर खींचते हो हाई वाला, तो ये वाला खींचते हो तो ये वाला पार्ट ऐसे घूम जाता है। और जब तुम इसको दबाते हो इधर से, तो दबाओगे ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, अर्थात एक बॉल इधर और एक बॉल इधर, इसी के चलते आराम से घूम जाता है। तो यही बात हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दो कि एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, जैसे ही दोनों बॉल लगेगा तो कुल इस पर बॉल जो होगा वो शून्य होगा, लेकिन क्रिया रेखा अलग है दोनों की। तो क्रिया रेखा अलग होने के कारण इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा। क्या लगेगा? बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो हम यहां थोड़ा सा कह देंगे, द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल की क्रिया रेखा अलग होने के कारण द्विध्रुव पर बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? द्विध्रुव पर बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो बल आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण, बबुआ रे, बल आघूर्ण को सूचित करते हैं टाउ से। बल आघूर्ण सूचित करते हैं कौन से? टाउ से। तो टाउ इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, दोनों बलों में से कोई एक बल, ये दोनों बलों में से कोई एक बल, तो दोनों बलों में से एक बल गुणे
गुणे दोनों के बीच के लंबवत दूरी, दोनों के बीच के लंबवत दूरी। अब लंबवत मतलब देखो, इसकी क्रिया रेखा है बबुआ ये वाला, देखो यहाँ पे क्रिया रेखा ये हो गया, इसकी क्रिया रेखा ये है, तो इसके बीच की लंबवत दूरी क्या होगा? ये तो तिरछा दूरी है, लंबवत दूरी ये वाला होगा बालक, ये होगा लंबवत दूरी, ये वाला होगा लंबवत दूरी। तो हम छोटा सा एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बिंदु बी, इसको मान लेते हैं ओ। अच्छा ये बताओ कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, थीटा एंगल पे रखा हुआ है बालक। तो हमें ये वाली दूरी चाहिए बी ओ, तो हम दोनों बलों में से एक बल पहले लिख देते हैं, तो दोनों बलों में से कोई भी एक बल ले लो, तो क्यू आई इंटू ई गुणे इनके बीच की दूरी बी ओ, चाहे ओ बी कह दो। अब ओ बी का मान तुम लोग कैसे निकालोगे यार? ओ बी का मान कोई वीर बता सकता है? एकदम बता सकते हो तुम लोग। देखो ये त्रिभुज बन गया क्या? समकोण त्रिभुज बना क्या? समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति से हम निकाल सकते हैं क्या? तो बालक रे यहाँ कह दो कि त्रिभुज ए ओ बी में तुमको मान निकालना है किसका बालक? इसका लंब का। तुमको मान किसका दिया है? 2l दिया है, अर्थात कर्ण का दिया है। बताओ लंब का जब मान निकालना हो और कर्ण दिया हो और थीटा थीटा है, तो तुम कौन सा फार्मूला लगाओगे? साइन थीटा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो हम कह दे का साइन थीटा इज इक्वल टू लंब ओ बी बटा में कर्ण। तो कर्ण की जगह पे डायरेक्ट हम 2l रख दे यार, उतना कौची बोती आना है जी। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बालक? ओ बी इज इक्वल टू 2l होगा ना बालक? तो बताओ कि अब ओ बी की जगह पे रखिए दिया जाए क्या? क्यू आई इंटू ई गुणे 2l साइन थीटा। अब एजा बढ़ा दिया जाए टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो तो क्यू आई इंटू 2l कर देगा, तो इसको लिख देते हैं क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। यही क्या है? बल आघूर्ण है। ये क्या है? बल आघूर्ण है। अब तुम लोग यही बात एक और फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि बालक रे जब ए बी साइन थीटा आ जाए, जब ए बी साइन थीटा आ जाए और ए और बी दोनों सदिश राशि हो, तो ध्यान दो तो। अच्छा इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया जाए पहले टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई साइन थीटा। अब बताओ कि पी मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है कि नहीं है? अच्छा ई विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है कि नहीं है? जब ये दोनों सदिश राशि है, ये दोनों सदिश राशि होता है, तो बालक रे इसे कहते हैं ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यही क्या है? बल आघूर्ण है द्विध्रुव पर। कब? जब द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हो तब। जब द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हो तब। अच्छा छोटा सा एक और बात करें। अच्छा ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसकी दिशा ज्ञात करने का फर्स्ट ईयर में तू लोग पढ़ा होगा क्या? पेंच का नियम। पेंच नहीं समझते हो क्या? कसने वाला स्क्रू ड्राइवर मान लो ये है, हम ऐसे हाथ पकड़ते हैं इस तरह से, ऐसे पकड़ कर ऐसे घुमाते हैं। जब इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये पेंच किधर जाता है? नीचे की ओर। ना जब इसको ऐसे पकड़ लेंगे तो इस मान लो ये है ए
आज इधर घुमाएंगे उधर बी, ये जो दिशा होगा वो दिशा होगा ए क्रॉस बी का। तो हम इसकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं दक्षिणावर्त पेंच नियम से। किससे? दक्षिणावर्त पेंच नियम, दक्षिणावर्त पेंच नियम से, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका काम तमामे कर दिया जाए। यदि मान लो बालक कि ये थीटा का मान में बदलाव करें तो बल आघूर्ण के मान में बदलाव होगा। तो केस बना लो फटाफट। केस नंबर 1, थीटा 0 डिग्री हो। जब बताओ थीटा 0 डिग्री होगा तो टाउ क्या निकल कर आएगा? डायरेक्टली बताओ। 0 डिग्री यानी टाउ 0। हेलो बालक ध्यान दो, जब थीटा का मान 0 रखे तो टाउ क्या आ गया? 0। अब देखो समझो थोड़ा सा, हमने क्या कहा? थीटा को 0 रखना है, अर्थात विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में रखे हैं ना, द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा उसी में होनी चाहिए। मतलब कि देखो तो इसको घुमा करके अगर ऐसे रख दिया जाए, इसको ऐसे रख दिया जाए, जो ऐसे है थीटा कोण पे है, ऐसे रख दोगे तो 0 डिग्री पे होगा ना। क्योंकि देखो ई माइनस वाला आवेश इधर प्लस वाला आवेश, तो द्विध्रुव की दिशा बताए थे आपको, किधर? माइनस से प्लस की ओर, इधर से इधर की ओर। अब विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी इधर है, दोनों की दिशा समान हो जाएगा, तो बीच का कोण थीटा। अब बताओ इस स्थिति में बल कितना लगेगा? 0। कहोगे कहाँ है? क्योंकि देखो इधर माइनस है, इधर प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र दिशा निकली है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर लेगा? खींच लेगा, इधर माइनस वाला प्लस वाला खींच लेगा। इसका मतलब जब द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र एक के दिशा में हो तो उस पर बल कितना लगेगा? 0। ठीक है। अब देखो केस नंबर 2, जब थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा 90 डिग्री हो अर्थात इस तरह से हो, डायरेक्टली ये जो थीटा है इसको ऐसे कर दूं मैं, तब क्या होगा बालक? टाउ क्या आएगा? देखो तो साइन थीटा का मान, साइन 90 का मान 1, अर्थात टाउ जो प्राप्त होगा वो मैक्सिमम प्राप्त होगा, P इंटू ई, P इंटू ई प्राप्त होगा। क्योंकि ऐसे रखोगे ना, अब विद्युत क्षेत्र इधर है ना, तो ये तुरंत घूम करके इस दिशा में हो जाएगा, ज्यादा बल आघूर्ण कार्य करेगा। कब? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो तब। एक और केस बना लो, इच्छा हो तो 3 नंबर, थीटा बराबर 180 डिग्री। अब बताओ साइन 180 का मान -1, नहीं निकालने आएगा ना हो। अरे मित्रा देखो, साइन 180 ये मान निकालना है तुमको। इसको क्या लिख सकते हो? साइन 90 + 90 लिख सकते हो। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? आए? हाँ जी, कॉस थीटा होगा। कब बदलेगा? तो बदलता है बबुआ कोची पे जी, थीटा का मान कब चेंज होता है? तो जब 90 और 270 खड़का वाला पे रहता है तो चेंज हो जाता है, पट वाला पे रहेगा चेंज नहीं होगा। नहीं तो ऐसे नहीं निकालने आ रहा है तो बबुआ साइन का ग्राफ के माध्यम से भी निकाल सकते हो। देखो साइन का ग्राफ ये होता है, कैसे? तो साइन का 0 डिग्री पे मान 0 और 90 डिग्री पे मान 1, तो 90 डिग्री पे मान 1 और 180 डिग्री पे पुनः क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, और तब माइनस तब 1। ये है 0, ये 0, ये 0, इस तीनों पे मान कितना होना चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये 0 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, ये 180 है,
ये 360 है, ये 270 है। अब तुम लोग ज्ञात कर लो यार कहाँ साइन का मान कितना होता है। ध्यान दो लो, साइन 0 पे मान 0, साइन 90 पे मान 9, साइन का मान अधिकतम होगा अर्थात यहाँ पे 1, साइन 180 0 पे आ गया, इसका मान 0, साइन 270 नीचे आया है -1, साइन 360 0। वैसे भी देखो तो कॉस 90 यहाँ से आया, कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान, एकदम कंफ्यूजन में तुम लोग हो यार, तो 0 डायरेक्टली कैसे तुम लोग एकदम, मैंने हम कह दें कि दिस इज नॉट मार्कर दिस इज लाठी, तो तुम लोग क्या कहोगे, लाठी है। बाबुआ इसका मान 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो टाउ बराबर 0, टाउ बराबर 0। ये तीनों केस कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। आज कहाँ तक, यहीं तक। फटाफट क्या करो, उतार लो।